नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की जनता जनार्दन जमहूरियत का जोरदार जश्न मना रही है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग में कभी आतंकवाद का गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर में मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ही जम्मू कश्मीर की जनता ने यहां के लोकतांत्रिक इतिहास में नई इबारत लिख दी। पहले चरण में 7 जिलों में 24 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें 16 सीटें कश्मीर और 8 सीटें जम्मू रीजन की थी। पहले फेज में लगभग 61.4% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर में हुए पिछले 7 चुनाव में सबसे ज्यादा है। पहले फेज में देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने भी अपने वोट डाले। उनके लिए दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में कुल 24 स्पेशल बूथ बनाए गए थे। दूसरे फेज में कश्मीर घाटी की 15 और जम्मू संभाग की 11 सीटों समेत कुल 26 विधानसभा सीटों पर 57.03% मतदान हुआ। अब तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को शेष 40 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम जारी होने के साथ ही जम्मू कश्मीर की नई सरकार की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। ऐसे में सवाल यही है, आखिर जम्मू कश्मीर में 2 दौर की वोटिंग का ट्रेंड किसके लिए गुड न्यूज और किसके लिए बैड न्यूज रहा। साथ ही जानेंगे जम्मू में कम वोटिंग के सियासी मायने क्या है। आज चर्चा जमहूरियत की जंग के इसी मुद्दे पर। तो कश्मीरी पंडित वो शब्द जिससे जम्मू कश्मीर की सियासत शुरू और समाप्त होती है, लेकिन जो कश्मीरी पंडित कभी जम्मू कश्मीर में निर्णायक भूमिका में थे, वो अब गिनती के रह गए। यही वजह है कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे चुनाव में बिजली, पानी जैसे जरूरी मुद्दों के अलावा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा भी काफी अहम है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी के तमाम दावों वादों के बावजूद 10 साल बाद हो रहे चुनावों को लेकर कश्मीरी पंडितों में खास उत्साह नजर नहीं आया। जबकि कश्मीर के जिन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की बहुतायत रही, वहां वोटिंग को लेकर जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। आखिर जम्मू में वोटिंग कम और घाटी में वोटिंग ज्यादा क्यों हुई, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जमहूरियत की जंग, जनता किसके संग। जी हां, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जंग का दूसरा फेज खत्म हो गया है और उतरे 239 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस दौरान मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। दूसरे फेज में कश्मीर घाटी की 15 और जम्मू संभाग की 11 सीटों समेत कुल 26 विधानसभा सीटों पर 57.03% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 74.70% वोटिंग रियासी जिले में, तो श्रीनगर जिले में सबसे कम 29.81% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव से 5% अधिक मतदान हुआ, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 3% कम वोटिंग हुई। 2014 में इन सीटों पर 60% मतदान हुआ था। इससे पहले 18 सितंबर को पहले चरण के चुनाव में 7 जिलों की 24 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें 16 सीटें कश्मीर और 8 सीटें जम्मू रीजन की थी। पहले फेज में लगभग 61.4% वोटिंग हुई। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80.20% और पुलवामा में सबसे कम 46.99% वोटिंग हुई थी। पहले फेज में देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने भी अपने वोट डाले। अब तीसरे और आखिरी चरण के लिए 1 अक्टूबर को बाकी 40 सीटों पर मतदान होना है। वहीं 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के बीच है। वहीं बिजली, पानी जैसे जरूरी मुद्दों के अलावा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास का मुद्दा भी काफी अहम है। लेकिन कश्मीरी पंडितों के वापसी की तमाम दावों वादों के बावजूद 10 साल बाद हो रहे चुनावों को लेकर कश्मीरी पंडितों में ही
खास उत्साह नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जम्मू कश्मीर में 2 दौर की वोटिंग का ट्रेंड किसके लिए गुड न्यूज है और कश्मीर में कम वोटिंग के सियासी मायने क्या है। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान हैं सैयद बसारत अहमद बुखारी जी हैं, पीडीपी नेता हैं एवं पूर्व मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। एडवोकेट मुज्जमिल शाह कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ, अनंतनाग से हैं, कश्मीर से के प्रवक्ता अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी नेता दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजय त्रिपाठी सिक्योरिटी एडिटर स्वराज एक्सप्रेस हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में। सबसे पहले मुज्जमिल शाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है ना भाई? स्काइप से दिक्कत है जी। आपसे ये पूछ रहा हूं, सरकार बना रहे हैं आप? ये इंशाल्लाह हम लोग सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन यहाँ पे सरकार बनाएगी, एमपी और कांग्रेस की सरकार आएगी जी, पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी। चलिए, पूरी मेजॉरिटी के साथ आएगी। ये किस आधार पे आप कह सकते हैं? ये ग्राउंड रियलिटी के आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ। जो 2 राउंड अभी तक हुए हैं उनमें हमने मेरे हिसाब से 70% सीट इंडिया गठबंधन ने ली है जी। एक यहां जब आप बना लेंगे सरकार चलाएंगे तो एक समस्या आएगी आपके सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि धारा 370 की बहाली हम कराएंगे, मतलब वहां से प्रस्ताव वो पारित करा के केंद्र सरकार को भेजेंगे। हालांकि केंद्र सरकार के पाले में गेंद रहेगी। इन स्थितियों में आपने अपने घोषणा पत्र में इस मुद्दे पे मौन रखा है। अब अगर सरकार में विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव पारित करके भेजा जाता है तो आप उसका समर्थन करेंगे या वही मौन स्वीकृति रहेगी आपकी? देखिए ये एमसी का फैसला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला, उनकी पार्टी का फैसला है, उनका मैनिफेस्टो है। हमारा मैनिफेस्टो जो है हमने उसमें क्लियर रखा है कि हम 1 लाख जॉब्स देंगे, यहाँ पे हम राशन फ्री देंगे, यहाँ पे हम महिला जो हेड महिला है उनको हम 3-3 हजार रुपया देंगे महीना और बाकी सभी सुविधा देंगे। 370 के बारे में हमने मैनिफेस्टो में कुछ भी बात नहीं कही है। अभी हमारे अलायंस ने ये सभी बात की है। अगर वो लीगल बैटल लड़ना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ बोल सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। अगर वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, बाकी सब लीगल जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज होंगे वो सभी पूरी करेंगे, तो वो उनका मानना है, उनकी पार्टी का मानना है जी। उनका मानना जरूर है, लेकिन जब वो विधानसभा के अंदर आप उनके साथ सरकार में शामिल होंगे तो इस बात को लेकर मतभेद नहीं हो जाएंगे आपके बीच में? देखिए 370 का जो स्टैंड है, हमने हमारे जो भी तभी गुलाम नबी आजाद उन्होंने सबसे बड़ा स्टैंड लिया था 370 पे। वो आपने देखा होगा 2019 में उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिया था उधर पे, बहुत इमोशनल स्पीच दी थी उन्होंने, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने इमोशनल स्पीच दी थी। क्योंकि जिस तरीके से ये छीना गया, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ छीना गया, ऐसे उन हालातों में छीना गया। तो रही बात, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा ली है, लेकिन लीगल बैटल मैं एज एन एडवोकेट बताता हूँ कि जब तक रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, बाकी सब चीजें कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो सभी चीजें हो सकती है। तो वो अपने हिसाब से करेंगे, हमारे हिसाब से मेरे ख्याल से मतलब हमें कोई ऐतराज तो नहीं होगा, लेकिन सपोर्ट भी नहीं करेंगे, हम पीछे रहेंगे जैसे अभी तक रह चुके हैं जी। चलिए, निश्चित आपसे आपके पास फिर आते हैं और ये जानना चाहेंगे इसके बाद आपके पास आप आने के बाद कि गुलाम नबी आजाद जी इस बार, पिछली बार आपको 12 सीटें मिली थी, गुलाम नबी आजाद जी साथ में थे, इस बार वो साथ में नहीं है, तब आपको क्या नुकसान हो रहा और क्या नफा हो रहा? हमारे साथ अहमद साहब हैं। अहमद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अयाज अहमद साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आपको जी। थोड़ा आपके ऑडियो प्रकाश का थोड़ा इको लग रहा है। जी जी, इको मैं अपनी तकनीकी सहयोगी से कहता हूं इको ठीक करें। थोड़ा प्रकाश, लाइट कम आ रही है, आप स्पष्ट दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, मेरा तो ठीक है, तो लाइट एक मिनट, लाइट सारी ऑन, एक मिनट, ठीक है। कुछ फर्क पड़ गया? हल्का सा पड़ा, हाँ अब पड़ा है, फर्क पड़ गया काफी कुछ। अहमद साहब, निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। जम्मू में कम वोटिंग होना, घाटी में कश्मीर में वोटिंग ज्यादा होना,
सीधे ये दर्शाता है कि जो यहां जम्मू में हिंदू और कश्मीरी पंडितों की संख्या ज्यादा है, तो उनमें उदासीनता और उनमें उत्साह घाटी में क्या कारण है? मुझे दो तीन वजह लग रहे हैं इसकी। जी कश्मीर में भी आपको दो चीजें दिखेंगी, रूरल और अर्बन इस टाइम। जी अर्बन में कम वोटिंग परसेंटेज दिखने को मिली और रूरल में अच्छी खासी परसेंटेज दिखने को मिली। जी जहां तक अर्बन का रूरल का ताल्लुक है, जो एक्सपेक्टेड था, जो अंदाजे लगाए गए थे वोटिंग के लिहाज से, जी जिन हालात से कश्मीर गुजर गया, जम्मू कश्मीर गुजर गया पिछले कुछ वक्त से, और 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, तो उसके नतीजे में हम अंदाजा लगा रहे थे कि एक पार्टिसिपेशन हो जाएगी वोटर्स की बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें यही एक चीज दिखने को लगा कि श्रीनगर जो अर्बन एरिया है उसमें थोड़ा कम परसेंटेज मिली जो हम पहले देखते थे। श्रीनगर में काफी कम 19% हुई है लगभग वोटिंग, श्रीनगर प्रॉपर में। हाँ, उसके अलावा आप कह रहे हैं जम्मू में भी, जो आपने जम्मू में बात की, जहां तक पहले हम कश्मीर में करेंगे दो चीजें क्यों। जहां तक कश्मीर की बात है, श्रीनगर जो अर्बन में है और रूरल में फर्क क्यों पड़ा, जो हमारा मानना है ओवरऑल टोटलिटी में यहाँ की जो लोकल रियासती सियासी जो रिवायती सियासी पार्टियां हैं उनके काम काज से लोग बदजन है, काफी खुश नहीं है उनके काम काज से। जी लेकिन यहां से मसाइल भी बहुत है। इन दौरान जो जहां तक ये शासन था एलजी का, गवर्नर का, इन दौरान मुश्किलात भी बहुत बढ़ गए। जी एक तो ये हो गया कि 370 को एब्रोगेट करते करते मुश्किलातों का सामना करना पड़ा हर एक इंसान को। यहाँ पे अगर हम ये भी मान लें कि 370 से डायरेक्टली किसी आदमी पर इंपैक्ट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है गवर्नमेंट के लिए, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, या स्टेट के लिए एम्पावरमेंट है। तो क्योंकि आम तौर तो एक इंसान अपने मामले के अंदर जो उसके आसपास जो उसके मसाइल हो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है, तो 370 से डायरेक्टली उसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन जिस प्रोसेस जो किया गया एब्रोगेट करने के वक्त, कि लोगों को बंद करके, कैदबंद करके, टेलीफोन कनेक्शन काट के, ट्रांसपोर्ट ना मिलना, और एक लोगों को लगा एक डिसएम्पावर से हो गए लोग, और उसके साथ साथ मुश्किलात बढ़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और जो यहाँ की मुश्किलात है, ग्रीवेंसेस है, उनका इजाला नहीं हुआ, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्टेड गवर्नमेंट के ना होते हुए। तो ये कुछ मसाइल, मोटे मोटे मसाइल हो गए, जिसके बिना पर हम ये सोच सकते थे कि पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो ठीक हुआ, पार्टिसिपेशन ठीक हुई, कैंडिडेट्स भी बहुत ज्यादा तादाद में आ गए, तो वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन श्रीनगर में जो पार्टिसिपेशन कम हमको दिख रही है, और पर्टिकुलरली उन एरियाज में, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी खासी कंट्रोल, अच्छा खासा कंट्रोल रहता है, वो खानियार कॉन्स्टिट्यूएंसी हो या आबकदल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, उसमें इस वक्त जो परसेंटेज है बहुत कम दिखने को मिली। उसका जो अभी इसका तजिज़ा ही हो रहा है, कोई खास वजह नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक वजह जो मेरा मानना है वो ये है कि यहाँ के लोग जो है रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं, और चूंकि वो इसमें एक बदलाव चाहते थे और सोचते थे शायद एक बदलाव होगा, कोई ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी का सामने आएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। क्योंकि इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लड़े, या और कोई अगर कोई पार्टी में लड़े, उनके खिलाफ टैग्स वैग्स लग के, कोई नहीं लगा कि कोई मौजूद पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव सामने आ गया। तो जब श्रीनगर में ये लगा कि यही पॉलिटिकल पार्टीज है जो पिछले बहुत सालों से आ रहे हैं, तो उन्होंने शायद श्रीनगर और रूरल में ये प्रॉब्लम है कि श्रीनगर या अर्बन वाले जो लोग हैं वो थोड़ा इसके बारे में बारीक बीनी से सोचते हैं। रूरल में शायद इतना ज्यादा इसका नहीं असर होता है, क्योंकि वहां रिवायती तौर लोग पार्टीज के साथ बह जाते हैं, पार्टियों के साथ। लेकिन श्रीनगर जो अर्बन एरिया है हमारा, उसमें लोग थोड़ा कदर सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि वही एक वजह हो गया कि श्रीनगर में कुछ एरियाज में, कुछ क्या ऑलमोस्ट एवरी एरिया जो भी है, उसमें कम परसेंटेज नजर आई। और जम्मू, जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू को भी मुझे लगता है जम्मू का भी यही हाल है जो श्रीनगर का हाल है। लोग इन पॉलिटिकल पार्टी से, रिवायती पॉलिटिकल पार्टी से तंग आ चुके हैं, और चूंकि गवर्नमेंट बननी है, किसी को वोट डालना ही है,
जो भी वोट डाला गया वो ज्यादा इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को डाला गया जो रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज है। वो एक मजबूरी का वोट हम समझेंगे, या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एंगेज वर्कर जो है, जो उनके साथ काडर है, उन्हीं का वोट है। आमतौर लोग इन पॉलिटिकल पार्टी से बदजन है, वही वजह है शायद उसका इम्पैक्ट हमको इलेक्शन में दिखा, कहीं कम परसेंटेज मिली, वो शायद वही वजह है जो मैं देखता हूं। जी, मतलब सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें, हम खेमचंद जी से पूछना चाहेंगे कि अगर जम्मू में, देखिए भाजपा को जो भी सीट मिलती थी जम्मू में ही ज्यादातर मिलती थी, और जैसे कि पहले 37 सीटों में से 25 सीटें अकेली भाजपा ने जीती थी पिछले 2014 के चुनाव में, तो वो जम्मू से ही ज्यादातर थी। इन स्थितियों में अगर जम्मू में वोटिंग कम हुई है, उत्साह कम हुआ है, तो भाजपा को नुकसान, और घाटी में अगर वोटिंग ज्यादा हुआ है तो भाजपा को वहां भी नुकसान। ये मान सकते हैं क्या अहमद साहब हम? नहीं, भाजपा का वैसे भी अगर यहाँ परसेंटेज अच्छी खासी भी हो जाएगी कश्मीर में, वैसे भी भाजपा को कश्मीर से ज्यादा मिलने वाला नहीं है जी, कुछ भी नहीं मिलने वाला है अगर हम नंबर के हिसाब से देखेंगे जी। लेकिन बेशक जम्मू में उनका अगर परसेंटेज कम हो गया वो इफेक्ट करेगा भाजपा को, और शायद उनका वजह यही है, एक जो मुझे वजह लगता है जैसे मैंने कहा, और दूसरा पर्टिकुलरली बीजेपी का क्यों नुकसान हो जाएगा वहां अगर हो गया, तो वो यही वजह होगा जो 370 को के साथ साथ जो 35A के तहत जो हुकूक जम्मू कश्मीर में लोगों को थे, जॉब के हवाले से और लैंड जमीनों की हिफाजत के हवाले से, जिनके लिए डोगरू ने, जम्मू के डोगरू ने और कश्मीरी पंडित लीडरों ने 1927 में लड़ाई करी थी। उस वक्त कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं लड़ा उसके लिए, बल्कि इन्होंने लड़ा था, और महाराजा हरी सिंह के टाइम में 1927 में ये ऑर्डर इशू करवा दिया कि भाई जम्मू कश्मीर के जो मुस्तकिल बाशिंदे हैं उन्हीं के लिए ये राइट्स, जॉब राइट्स और लैंड राइट्स मखसूस किए जाएंगे, ताकि बाहर से कोई इसको खरीद ना पाएगी। अब चूंकि इसका असर जो है वो सबसे ज्यादा जम्मू में ही पड़ेगा, इसके विड्रॉ करने से कश्मीर में ज्यादा नहीं पड़ेगा असर डायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली असर जो पड़ेगा वो जम्मू में पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो दरबार मुंह का बंद होना हुआ, जिससे कारोबार में असर पड़ा जम्मू के लोगों को, और उसके साथ साथ ओवरऑल जो जम्मू में कारोबार पर असर पड़ा, मुझे लगता है ये कुछ चंद फैक्टर्स है जिनकी वजह से वहां का वोटिंग कम है, और जिसका इफेक्ट बेशक बीजेपी को पड़ेगा। जी, खेमचंद जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपकी? आ रही है। नमस्कार, जैन जी। खेमचंद जी, जो अभी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के मुज्जमिल शाह साहब हैं, वो बोल रहे हैं हम पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं, लेकिन अयाज साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, उनको आपने काफी ध्यान से सुना। इन स्थितियों में भाजपा पीछे होती दिख रही है। 50 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं, 40 बची हैं, और खासकर जम्मू में वोटिंग कम होना भाजपा को नुकसान दिख रहा है, और कश्मीर में उससे ज्यादा वोटिंग, हालांकि रिकॉर्ड तोड़ा। आपने कहा कि लोकतंत्र धारा 370, इसके पहले हमारी आपसे चर्चा हुई, भाजपा के अन्य प्रवक्ताओं से चर्चा हुई, लोकतंत्र की बहाली हुई है एक तरह से, आप लोग कहना, धारा 370 यानी 35A और 35B का और खा को हटाने के बाद, जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड टूट रहा है। 7 चुनाव जो पिछले हुए हैं सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। तो इन स्थितियों में अब क्या धारा 370 को हटाना आपके लिए कश्मीर में नुकसानदेह हो गया क्या, खेमचंद जी? नमस्कार जैन जी। देखिए, धारा 370 को हटाना बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है, वो जरूरी है जी। और भारतीय जनता पार्टी नुकसान और फायदे के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लोगों के फायदे के लिए राजनीति करती है, देश के फायदे के लिए राजनीति करती है, देश की आन बान शान के लिए राजनीति करती है। हम सब जानते हैं 35A और 370 की वजह से कितना नुकसान पूरे देश को हुआ, कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने हमारे लोकल जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि वहां पे एक नेक्सस बना हुआ था लोकल पॉलिटिशियंस का, अलगाववादियों का, उग्रवादियों का, और वो नेक्सस किसी भी चीज को आगे बढ़ने नहीं देता था। भारत के जो कानून है वो वहां पे पूरी तरीके से लागू नहीं होते थे। जो बहुत सारी चीजें जो विकास के लिए भारत सरकार तय करती थी वो वहां तक नहीं जा पाता था। आज वो सारी चीजें नीचे तक जा रही हैं, और उसी का कारण है कि गांव-गांव तक विकास कश्मीर में पहुंचा है, लोगों तक पहुंचा है, नई लीडरशिप डेवलप हो रही है, नए लोग चुन के आ रहे हैं, नए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, नए लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो मेरे पास रिपोर्ट है, दोनों फेजेज में जो चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, और हमें पूरी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है और अपनी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी।
वोट कहीं पे थोड़ी बहुत कम ज्यादा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जम्मू रीजन में कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जम्मू रीजन में जो विपक्ष है बहुत कमजोर है, इसीलिए जो लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जीत ही रहे। हो सकता है कि 19-20 वहां वोटिंग हुई हो, कश्मीर में जोरदार वोटिंग हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि कश्मीर रीजन में भी भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलेंगी। वहां भी हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी पूरी लगी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है। और जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग इसको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग 370 और 35A से जोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि 35A और 370 गलत तरीके से हटाया गया था, आप उसको वापस लाएंगे तो एक बार ऑफिशियली आप स्टेटमेंट दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि हरियाणा में लोग आपको किस तरीके से जवाब देते हैं, या आने वाले दूसरी स्टेट में किस तरीके से जवाब देते हैं, और जम्मू रीजन में या कश्मीर में भी आपको किस तरीके से। वो दो मुही राजनीति कर रहे हैं अपने मित्रों के माध्यम से, एनसी के माध्यम से। वो लोकल जो सेंटीमेंट है उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं नेशनल लेवल पे दूसरी बातें करते हैं। हमारी जो मान्यता है, हमारी रीति नीति स्पष्ट है, हमारा नेता स्पष्ट है, नेता की हमारी छवि स्पष्ट है, छवि साफ सुथरी है, विकास की छवि है कि हम जम्मू कश्मीर को बराबरी का अधिकार देंगे, बराबरी पर लाएंगे। जम्मू कश्मीर जैसे गुजरात डेवलप हो रहा है, महाराष्ट्र डेवलप हो रहा है, अन्य स्टेट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही अपने आप को भी आगे बढ़ाएगा और देश के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देगा। जी बिल्कुल। खेमचंद जी हमारे साथ अहमद बुखारी साहब जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं, पीडीपी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती जी ने सरकार बनाई थी उस समय आप मंत्री रहे हैं। बुखारी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम को में। और मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल। बुखारी साहब, एक सवाल तो यह है कि जो अभी सामने दिख रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, उसमें लड़ाई अभी भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में दिख रही है। पीडीपी काफी पीछे नजर आ रही है। और अगर सरकार नहीं बनाने की स्थिति में रहते हैं या हंग असेंबली बनती है तो क्या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिलकर सरकार बनाने की पहल करेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल भी नहीं जी। ये कोई साहब अभी बात कर रहे थे ना, बात बराबरी की। हाँ जी बुखारी साहब, थोड़ी आवाज कट के आ रही है आपकी। कोई साहब अभी बात कर रहे थे ना बराबरी की, इज्जत की, वगैरह की। जी उन्होंने हमारा स्पेशल स्टेटस ले लिया, हमें स्टेट से नहीं ड्यूटी बना दिया। ऐसा लगता है कि जो इलाक हमने किया था बड़े जम्मू हिंदुस्तान के साथ जैसे कोई गुनाह किया था जी। और बड़े ताव से कह रहे हैं लोग हम बराबरी पे लाएंगे। क्या खास बराबरी पे लाओगे? आप तो सब तबाही मचाई यहाँ पे। और ऐसे कहते हैं टूरिज्म बढ़ गया, टूरिज्म बढ़ गया, जैसे पहली बार टूरिस्ट आ रहा है और उनको शर्म नहीं आती है। टूरिज्म के साथ साथ यात्रियों को भी जोड़ देते हैं। हमने कभी अपनी सरकार में यात्रियों को नहीं जोड़ा जी, कभी नहीं जोड़ा हमने कभी नहीं जोड़ा इनको। और ऐसा लगता है कि गुलमर्ग पहली बार आई है, ऐसा लगता है कि दलदल पहली बार जन्म हुआ है, ऐसा लगता है कि पहली बार कल हमने देखा पहलगाम। इनको शर्म नहीं आती, ऐसा होना चाहिए इनको। तो बीजेपी ने तो तबाही बचाई हमारे कश्मीर की जी। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आनंद का पता न देश की खबर। बुखारी साहब आपका अनुभव कैसे रहा? बुखारी साहब आपका अनुभव कैसे रहा? आपका अनुभव भारतीय हाँ की खबर ना हो की पता का पता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तबाही मचाई सब चीजों की। जी बुखारी साहब, आपका अनुभव कैसे रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने दिन भी सरकार चलाई, आप मंत्री रहे हैं, अनुभव कैसा रहा आपका? इसीलिए तो हमने हमारी सरकार गिरा दी, हमने बजा दी उनकी। हमने कोई चीज नहीं मानी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने जी। कोई, मैं लॉ मिनिस्टर था, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, मैं रिलीफ मिनिस्टर था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हमने। इनको बेसिकली इनको आइन का, आइन और संविधान है उसकी कदर नहीं है, क्योंकि ये बनाने वाले में थे ही नहीं, इनको पता ही नहीं। आजादी की रेस जो लड़ाई लोगों ने लड़ी, इसमें शामिल थे क्या? ये इसमें आरएसएस शामिल था क्या? इनको क्या पता है कैसे आजादी हुई, कैसे आइन बना, कैसे लोगों ने कुर्बानियां दी, आगे बैठ गए कुर्सी में। इनको एहसास ही नहीं है। तबाही तौर से हिंदू मुस्लिम पर लड़ रहे हैं लोग जी। बुखारी साहब दिल्ली से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता खेमचंद जी हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, देखिए, मैं जो सुन पा रहा था, ये कह रहे हैं कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है।
बुखारी साहब सुन लीजिए, बुखारी साहब एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, बुखारी साहब मैं रोक रहा हूँ आपको, बुखारी साहब रोक रहा हूँ एक मिनट के लिए। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए फिर हम आपसे कौन सा एक्सपर्ट है कश्मीर पे? खेमचंद जी बोलेंगे मुझे, व्हाई शुड आई लिसन टू हिम? हु इज ही? व्हाई शुड आई लिसन टू हिम? चलिए खेमचंद जी को सुन लीजिए बुखारी साहब। जी खेमचंद जी। देखिए बुखारी जी को नमस्कार, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो गलत करो करे कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है देश की आजादी में। अरे हमारा तो कंट्रीब्यूशन इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा आप कह रहे हैं हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू मुसलमान कहाँ से हुआ? कश्मीर से हुआ। और लोगों ने किया जिन्होंने लाखों हिंदुओं को कश्मीर से बाहर किया। आप लोग यदि ये बात कहेंगे कि हिंदू मुसलमान हम करते हैं तो ये शोभा नहीं देती। ना आप उन लोगों के साथ खड़े हुए, ना ही उनको बचाने की कोशिश की, ना ही आप लोगों ने उन्हें पुनः वापस लाने के सीरियस प्रयास किए, बल्कि आप कट्टरपंथियों के साथ मिलकर या बहुत सारे और लोग कट्टरपंथियों के साथ मिलकर काम करते रहे। हमारा भी सरकार से बाहर आने का कारण भी यही था, क्योंकि आप लोग हमारे साथ आने के बावजूद जो आपको रवैया बदलना चाहिए था, कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए था, लोकल लोगों के बारे में सोचना चाहिए था, उसकी बजाय आप जो आपकी घिसी पिटी राजनीति है उसी में आप लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी के हजारों जो सीनियर कार्यकर्ता हैं वो देश की आजादी में भी लगे हुए थे और लगातार अभी देश की सेवा में हुए हैं। आज हम जो 10 से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जनता पार्टी के कार्यकर्ता। चलिए किशन जी, ये मुद्दा अलग हो जाता है। अभी कश्मीर के मुद्दे में आए, अर्थव्यवस्था हम कहाँ पहुंचे ये मुद्दा अलग है। वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। अब बुखारी साहब को सुन लीजिए, आपने अपनी बात मैं आ रहा हूँ बुखारी साहब पे आ रहा हूँ। जो हमारा देश मजबूत हो रहा है तो उसका सीधा इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर पे आ रहा है। इसका मतलब ज्यादा रिसोर्स जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय कर पा रहे हैं, ज्यादा सुविधाएं वहां पे दे पा रहे हैं, ज्यादा पैसा दे पा रहे हैं, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। वहां पे जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए, घरों में लाइट की फैसिलिटी चाहिए और फैसिलिटी, सारी की सारी फैसिलिटी हम दे पा रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है तो ये है कि आज भारत सरकार किसी भी हालत में हमारे जम्मू कश्मीर को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। जम्मू कश्मीर को बराबरी के साथ आगे लेके जाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है। चलिए खेमचंद जी आ गई, हमारा लक्ष्य। खेमचंद जी आ गए। बुखारी साहब क्या कहेंगे? इनसे पूछिए कि इनका कहना है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट शुरू हुआ। जो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 900 करोड़ 9 साल में लाए, मैंने क्या रूस से लाए कि यूक्रेन से लाए? व्हाट नॉनसेंस दे आर स्पीकिंग। ये पूरे मुल्क को धोखा दे रहे हैं। कभी मेरे सामने लाइए, मैं इनसे बात कर करके बचा दूंगा। क्या कर इनका मुल्क इनका क्या है? इसकी चाची नहीं है मुल्क, क्या हमारा मुल्क नहीं है क्या? क्या नहीं बातें करते रहते हैं। इनका सर होता है ना पैर होता है। मुझे कभी चाहिए इनके सामने, मैं इनकी बचा के रख दूंगा, पूरे मुल्क के सामने बता दूंगा। पता नहीं क्या कश्मीर एक्सप्रेस बन गए दिल्ली में बैठ के, ना आ की खबर ना ऊ की का पता। आप काफी नाराज है बुखारी साहब, लेकिन आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। तबाही बचाई कश्मीर की, आपने हमारी इज्जत के साथ खेला, आपने मेरे एहतराम के साथ खेला। आज तो पता ही नहीं दिल्ली में बैठ के मैं कौन हूँ, मेरी क्या कुर्बानी है, और आप तक बोले जा रहे हैं। खुशनसीबी आपकी मेरे सामने नहीं है। चलिए बुखारी साहब एक मिनट, हमारे एहतराम के लिए कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुखारी साहब हमारे सिक्योरिटी डिटेल हमारे साथ झूठी बना के रख दिया, और ठंडूरा पीठ से पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर की आबादी होगी। चलिए काम किया आपने, झूठी बनाया हमें। चलिए हम आपके पास फिर आ रहे हैं बुखारी साहब, एक मिनट। बिल्कुल हम आपके पास फिर आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी है, उनके पास भी जाएंगे। अजय त्रिपाठी जी आपकी टिप्पणी, आपको किसी सवाल करना है क्या? नहीं, मुद्दा सिर्फ ये होता है कि अगर पीडीपी और बीजेपी में ये इतना ज्यादा रंजिश होनी थी तो उनको भाई दोस्ती आपने की। आपको पता था बीजेपी की वर्किंग क्या है, बीजेपी का स्टाइल क्या है, बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है, और ये बीजेपी को भी पता था कि जिनके साथ वो हाथ मिला रहे हैं उनका आइडियोलॉजी क्या है। तो कैसे आज जो खेमचंद जी बात कर रहे हैं या बुखारी साहब बात कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा होना था, ऐसा नहीं हुआ? आप अपनी आइडियोलॉजी से कोई आपका कॉमन मैन प्रोग्राम जो बना था उसके मुताबिक चल पाएगी सरकार, ये किसी को, हम लोग को नहीं लग रहा था। आपको पता नहीं कैसे उम्मीद थी, और वही इस बार भी होना है। देखिए अगर हंग असेंबली बनती है तो मुझे लग रहा है बीजेपी को, जो अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है तो आपको हाथ तो मिलाना पड़ेगा। इस मामले में देखिए कांग्रेस का स्टेबल की, ठीक है, कांग्रेस पूरी तरह कॉमन मैन प्रोग्राम के पर भरोसे पे है। वो अभी 370 को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रही है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बोल रही है। तो उनका जो अलायंस बना हुआ है, तो समस्या वही है पूरे इलेक्शन में जो अभी तक समझ में आया कि आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि क्या मुद्दा है या किस मुद्दे को लेकर के वोटिंग कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। पर यह तय है कि 370 को लेकर के लोगों में नाराजगी, उसकी जो प्रोसेस थी उसको लेकर नाराजगी वहां के लोगों में है। ये अब तक की बात से हमको समझ में आया है। जी शाह साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हमने चाहने के पहले आपसे सवाल किया था
कि आप अभी गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस में नहीं हैं, उससे आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा? पहले मैं मेरे बीजेपी साथी को जवाब देना चाहता हूँ। बीजेपी ने हमेशा तोड़ने का काम किया है, इन्होंने कभी जोड़ा नहीं है जी। तब भी अंग्रेजों के, मैं बोलता हूँ, ये अंग्रेजों के साथ मिले हैं। आज भी 4 आदमी जो पूरा फायदा उठा रहे हैं, 4 एज जो उनको ये फायदा दे रहे हैं, वैसे ही इन्होंने कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में तोड़ने का काम किया। किसको फायदा दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में ये बीजेपी वाले? बीजेपी वाले फायदा अभी देना चाहते हैं अदानी अंबानी को जी। उनको ये लैंड फ्री देना चाहते हैं जी। यहाँ पे स्टेट लैंड इसीलिए ग्रैब किया गया था ताकि वो अदानी और अंबानी को दिया जाए जी। इनके जो अपने फेवरेट लोग हैं उनको दिया जाए जी। जो इनके बड़े बड़े मतलब फिनांसर्स है मैं कहूंगा उनको दिया जाए जी। तो दिया भी गया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया, तो इनडायरेक्टली दिया भी गया। इन्होंने तोड़ने का काम किया, इन्होंने जोड़ने का काम नहीं किया जी। और यहाँ पे पिछले 10 साल से इनकी हुकूमत रही है। ये लोग डायरेक्टली दिल्ली से राज कर रहे हैं यहाँ पे जी। आप मेरे को बताइए, इन्होंने यहाँ पे मैनिफेस्टो रिलीज किया, मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं कि हम लोग फ्री लैपटॉप देंगे। अगर ये फ्री लैपटॉप देना चाहते थे ये अभी भी डायरेक्टली दे सकते हैं, ये इलेक्शन का क्यों वेट कर रहे हैं? यहाँ पे बादशाह इन्होंने बिठा के रखा था, जैसे ब्रिटिश रूल में बादशाह होता था, वो एक राजवाड़े को या किसी निजाम को भेजते थे हुकूमत करने के लिए, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे अपना बादशाह भेज के रखा है। आरएसएस का जो बादशाह इधर पे हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको बिठा के रखा है। एक तानाशाह यहाँ पे, यहाँ के 1.5 करोड़ लोगों का उनके बारे में फैसला लेता है। एक अकेला आदमी बैठ के एसी कंपार्टमेंट में बैठ रहा है, एसी चेयर पे बैठा हुआ है और वहां से निकलने का नाम नहीं लेता है। वहां से ये बोल रहा है कि मैं कश्मीर को हमने डेवलप किया है। आप बताइए मेरे को, एक भी कॉलेज, एक भी हॉस्पिटल, एक भी स्कूल इन्होंने खोला है कि पिछले 10 सालों में? अगर इनको फिक्र होती है यहाँ की डेवलपमेंट की। ये बता रहे हैं कि डेवलपमेंट हुई आफ्टर 2019। 2019 के बाद यहाँ पे हर कोई चीज बंद हुई। आप बताइए मेरे को, अमरनाथ यात्रा यहाँ पे विदाउट सिक्योरिटी हमेशा हुई है 2019 से पहले। बचपन से मैं देखता आया हूँ, कभी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार पूरे जम्मू से सिक्योरिटी लगाई जाती है अमरनाथ यात्रा तक, एक भी बंदे को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो यही है इनका नया कश्मीर बीजेपी का। और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की ये बात है, उस लोग जो है मास्टर्स करके पीएचडी करके सड़कों पे रेड़े लगा के बैठे हैं। ये किसको देना चाहते हैं? जी साहब एक सवाल करना चाहेंगे, क्या जिस तरह से घटनाएं घट रही थी पहले, आतंकवाद की घटनाएं घट रही थी और पत्थरबाजी की घटनाएं घट रही थी, तो जो बीजेपी का दावा है पत्थरबाजी समाप्त हो चुकी है, तो पत्थरबाजी की घटनाएं घट रही थी उसकी हकीकत क्या थी और समाप्त हो गई है क्या पूरी तरह से? पहली बात मैं आपको बोलता हूँ, बीजेपी इसमें कामयाब हो गई 370 और पत्थरबाजी को कंबाइन करें जोड़ने में। ये खाली इतना बोलते हैं कि 370 की वजह से पत्थरबाजी, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि पत्थरबाजी यहाँ पे हो क्यों रही थी जी। उससे पहले अगर यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी वो किस लिए होती थी जी? अगर बीजेपी 370 और पत्थरबाजी को जोड़ रही है, ये गलत कर रही है। ये कामयाब हुई उसमें कि ये लोगों को, पूरे भारत के लोगों को, इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में वहां पे ये बताने में कामयाब हो गई कि 370 और पत्थरबाजी का कनेक्शन था, जो कि बिल्कुल नहीं था। 370 अपनी जगह थी, जो पत्थरबाजी थी वो डिफरेंट थी, वो जैसे चल रहा था वो डिफरेंट चल रहा था। पत्थरबाजी कब हो गई? क्या बीजेपी का दावा है? बीजेपी का दावा है पत्थरबाजी समाप्त हो गई। यहाँ पे टेररिज्म बढ़ गया, आतंकवाद के घटनाएं यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गए। जम्मू जो सेफ है ये माना जाता था, आपको भी मालूम है, आप न्यूज रिपोर्टर है, आपको भी इंफॉर्मेशन होगी। पिछले 1 साल से उठा के देखिए, मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में उतने हमारे जवान शहीद नहीं हुए होंगे जिससे पिछले 10 साल से हुए, पिछले 1 साल से हुए जी। से ये घटनाएं हुई है, बीजेपी अगर उनको नजरअंदाज करना चाहती है, जम्मू के लोगों को नजरअंदाज करना चाहती है और ये उनको मोशन देना चाहती है कि अगर एमसी और कांग्रेस की सरकार आ जाती है, जैसे 90 में शुरू हुआ था कश्मीर में आतंकवाद का दौर, यहाँ पे भी होगा जी, जम्मू में भी, जम्मू वैसे करके मोशन दे रही है। ये हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा जो चलाना चाहते हैं, डिफरेंट एंगल से यहाँ पे चलाना चाहते हैं जी। तो उधमपुर और जम्मू में तो ये चला पाएंगे, लेकिन बाकी सभी जगहों पे तो नहीं चला पाएंगे।
अगर ये लोग सीटें लेंगे मेरे हिसाब से 5 या 8 सीटों से ज्यादा तो बीजेपी लेगी नहीं। तो इनका जो अभी छोड़ने का मकसद है, अभी आप बता रहे थे, अभी मेरे भाई ने बोला कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित यहाँ पे रह रहे हैं, अभी भी है, उनको जो भी जॉब्स प्रोवाइड, आप हमारे साथ यहाँ पे रह रहे हैं, मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, हमारे साथ भाई बन के हम लोग पिछले साल से रह रहे हैं जी। कुछ भी मेरे हिसाब से उनके साथ भी नहीं, मतलब ऐसे करके घटना ही हुई जैसे बीजेपी दिखा रही है। और रही बात टूरिज्म की और इंडस्ट्रीज की, भी गलत तरीके से उसको अभी दिखा रही है बीजेपी। इससे पहले नेशनल मीडिया जो था, मीडिया का फोकस कश्मीर में ऐसे नहीं था। अभी बीजेपी क्या कामयाब हुई, पूरे जो उनका जो मीडिया अपना है गोदी मीडिया, उसको पूरा कश्मीर पे लगा दिया। ये टूरिज्म आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं। चलिए साहब, वो पहले भी आते थे। आपकी बात बिल्कुल हम चलेंगे अब अयाज साहब के पास। अयाज साहब की आवाज आ रही है आपको? चलिए जी, खेमचंद जी, सारी बातें, बहुत सारे आरोप लगाए हैं। देखिए, धारा प्रवाह झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता जी, और वो कह रहे हैं कि भाई पत्थरबाजी को और 370 को जोड़ना नहीं चाहिए। तो पत्थरबाजी से जोड़ना चाहिए, आतंकवाद से तो जोड़ना चाहिए, अलगाववाद से तो जोड़ना चाहिए। इसका मतलब आप मानते हो कि अलगाववाद और आतंकवाद कश्मीर में कम हुआ है? और आपके मानने ना मानने में फर्क नहीं पड़ता। आपके होम मिनिस्टर साहब खुद कहें, जब वो बुक रिलीज करते हैं कि मैं जब होम मिनिस्टर था कश्मीर में लाल चौक पे जाने से डरता था जी। आज राहुल गांधी जी वहां फ्री में जाते हैं, सिर्फ राहुल गांधी फ्रीली जाके और वहां पे घूमते हैं, वहां लाखों सैलानी जाते हैं, फ्रीली घूमते हैं जी। ये है नया कश्मीर। आज चुनाव हो रहा है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, 2 फेस हो गए हैं, जोरदार तरीके से वोटिंग हुई है। ये है नया कश्मीर। आप कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा कराई ना, प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की। अगर पाकिस्तान हरकत कर रहा है कि जम्मू रीजन में वो कोशिश कर रहा है कि अपने आतंकवादी को बढ़ाने की, तो हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इनका जवाब पत्थर से दे रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम लोग डर जाएंगे या आप लोग की तरह स्टैंड ले लेंगे। हम लोग घर में घुस के भी पाकिस्तानियों को मार रहे हैं और इस तरीके से हम लोग जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी का कारण है आज यूपी के हजारों लोग चाहते हैं जो भारत में आए। आज यूपी में भी ये धारणा पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, भारत में ज्यादा बेटर है। भारत का जो कश्मीर है वो ज्यादा डेवलप हो रहा है, ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा फैसिलिटी है। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ पे हैं जो खाते यहाँ का है, फैसिलिटी यहाँ की लेते हैं, लेकिन गुण बाहर वालों के करना चाहते हैं। लेकिन जो आम कश्मीरी है वो आज भारत के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। वो आज अपने आप को पूरा इंटीग्रेटेड महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है, बराबरी के अधिकार के साथ चलता हुआ महसूस करता है। और आज जो विकास की दौड़ भारत चल रहा है, जिस तरीके से 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आया है, तो कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है। और वही चीज हर क्षेत्र में दिख रही है। अब ये करें अंबानी को हमने बनाया क्या? अंबानी जी कांग्रेस के राज में नहीं थे, वो श्रीमती जी के राज में भी थे, तभी फले फूले। राजीव जी के राज में भी थे, तब फले फूले आगे बढ़े। विजय सिंह राव जी के राज में थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में भी थे, तब उनका एक्सपेंशन हुआ। आपने खूब उनको हेल्प की। और आपकी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी टेबल पे बिठा के उनको खाना खिलाया करती थी, क्या वो नहीं थे? तो क्या हमने बनाया उनको? और अदानी जी के साथ क्या कांग्रेस के एमपी डील नहीं करते हैं? क्यों इन्वेस्टमेंट लेते हैं? क्यों उनके उद्योग धंधों को अपने राज्यों में स्थापित करते हैं? तो कुछ तो शालीनता होनी चाहिए। और कोई भी बिजनेसमैन कोई चोर नहीं है, वो अपना काम कर रहा है। बिजनेसमैन भी देश के लिए जरूरी है, जैसे आम नागरिक जरूरी है। खेमचंद जी, एक बार तरीके से बोल देना अपनी। खेमचंद जी, आपकी बात आ गई है, एक बार फिर बुखारी साहब के पास चलते हैं। बुखारी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आवाज। बुखारी साहब, इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में रिजर्वेशन हुआ है, खासकर चुनाव लड़ने के लिए। 7 सीटें एससी की, 9 सीटें एसटी की जोड़ी गई हैं। इसको पीडीपी किस रूप में देखती है? रिजर्वेशन की बात ठीक है, छोड़िए उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मतलब कहने का ये कहते हैं ना, हालात ठीक हो गए। कौन से हालात ठीक हो गए? क्या कश्मीरी पंडित जो हमारे के मुलाजिम वो ठीक है हालात? जो फौजी आपके मरते वो हालात ठीक है? इनके यही हालात ठीक है और कोई नहीं है क्या हम चेक मार रहे थे तब से? इनको हर एक चीज अभी नजर आ रही है। मैंने अभी इनसे कहा ना, जो हमने पैसा खर्च किया कहाँ से लाया? रूस से लाया या यूक्रेन से लाया? यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। जैसे कश्मीर का जन्म 5 अगस्त के बाद ही हुआ। इन्हें धोखा किया हमारे साथ, ये बेइज्जती की हमारी। इन्होंने इतनी बेइज्जती की किसी ने आज तक नहीं की। बेइज्जती ऐसा में जानने का बुरा किया हुआ है। और फिर हिंदू मुस्लिम करके शिलर थे, लेकिन पूरा मुल्क इनको दिखाएगा। अभी आपको याद नहीं, बीजेपी करेगी 400 पार।
और लोगों ने जब हिंदुस्तान के लोगों ने वोट डाल दिया 240 में लाया, और 10 निकल आते तो ये आउट हो जाते, किताब फाड़ इनकी। जी खबर बात करते एक्सपोर्ट करते थे कश्मीर पे, देखो तीन यूजी ने ला दिया। और पता बेसिक मसला कश्मीर है, हल करो, दिखा दो हल करके, सुने मारते हो सिर्फ, हिम्मत तो हल करके दिखाओ। किस बात पे हिम्मत की बात कर रहे हैं आप? मसला कश्मीर हल करो, सिर्फ हमें मारते हो। थोड़ा आवाज आपकी गूंज रही है बुखारी साहब, मसला कश्मीर बदलो क्या? आवाज आपकी गूंज रही है, थोड़ा स्पीकर पास में रखेंगे। मेरी गूंजती रहती है, मैं घूमता रहता हूँ। हम सब बर्दाश्त नहीं करते, हम सच बोलते हैं, न गलत करते हैं, न किसी को तंग करते हैं, न किसी को सताते हैं, न करप्शन करते हैं जी, न किसी के अफसर करते हैं। और जो ऐसे होते हैं वो ऊंची आवाज से बोलते हैं, हम जी। सिर्फ करते हैं अल्लाह ताला से और किसी से नहीं। जी बुखारी साहब, हमने आपसे सवाल ये किया था कि रिजर्वेशन पहली बार मतलब उन लोगों को मिला है जो निचले तबके के लोग हैं, जिसमें से 16 सीटें रिजर्वेशन मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उनको रिजर्व की गई। ठीक है, अगर उनकी भी बहबूदी हो जाती है कोई बात नहीं, नहीं मेरी तो को अगर बहबूदी हो जाती है तो इसको आप बेहतर मानते हैं? मैं कहता हूँ अगर कोई तबका ऐसा है जिसको जरूरत है बहबूदी की, अच्छा है ना। जी। मेरी को इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको मारेंगे फिर कहेंगे मैं बहबूदी कर दी। क्या करते हो भाई, पूरा मुल्क चलाते हो, थोड़ा जरा सोच के चलाओ। जी नहीं, बेहतर है। मैं ये काम तो बीजेपी ने किया ना, ये काम तो बीजेपी ने किया। नहीं, मैंने तकलीफ करनी है मुझे, आपसे इतनी बात कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी चलिए बुखारी साहब, निश्चित। अहमद साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अहमद साहब मेरी आवाज आ रही है? चलिए उनके संपर्क नहीं हो पा रहा। जी यही सवाल आपसे है शाह साहब, जो 16 सीटें निचले तबकों के लिए रिजर्व की है, जिसको हम लोग SC/ST कहते हैं, तो निश्चित तौर पे वो सामाजिक तौर पे आर्थिक तौर पे बहुत पीछे रह गए थे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। तो इन स्थितियों में अगर बीजेपी ने 16 सीट उनके लिए रिजर्व की है नए परिसीमन के तहत, तो इसको आप बेहतर मानते हैं? ठीक होना चाहिए क्या? कांग्रेस से क्या कहती है? देखिए पहली बात है कि उन 16 सीटों पे लड़ कौन रहे हैं। वो उससे पहले भी पॉलिटिक्स में थे, सियासत में उससे पहले भी थे, और इससे पहले भी वही लड़ रहे थे उन सीटों पर। जी जो सीटें इन्होंने बैकवर्ड करार दिए या तो रिजर्व कर दिए, उन पे वही बंदे लड़ रहे हैं जो वहां के थे। जी कोई फॉरेनर नहीं आता था, कोई दूसरी जगह से नहीं आता था कि वहां पे लड़ने के लिए। जो रिजर्व कैटेगरी के थे वही लड़ रहे थे। उससे पहले भी अभी खाली बीजेपी ने इतना किया, पहाड़ी को रिजर्वेशन दे दिया। जनरल नहीं लड़ पाएगा ना, ये रिजर्वेशन हुआ। रिजर्वेशन वही तो मैं आपको यहाँ के अनंतनाग की बात बताता हूँ। यहाँ पे हमें कुकरना की सीट है। कुकरना की सीट में पहले अभी जो लड़ रहे थे जफरुल्लाह लड़ रहे थे, वो पहले भी लड़ते थे इलेक्शन। वहां पे हारून चौधरी लड़ रहे थे, वो पहले भी लड़ रहे थे। गुलजार चौधरी लड़ रहे थे, वो पहले भी लड़ रहे थे। तो मेरे हिसाब से अगर वहां पे खाली रिजर्व ऐसा करके हो जाता कि जिन्होंने पहले इलेक्शन नहीं लड़ा है नए फेस उधर पे आते, तब मैं इनकी बात मानता कि इन्होंने कोई रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे पहले से ही हमने रखी हुई थी। वो रिजर्व सीटें इन्होंने खाली डिक्लेयर कर ली जी। इन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं की। अगर इनको रिजर्वेशन देनी थी तो जो राहुल जी बता रहे हैं कास्ट सेंसस के बारे में जो बता रहे हैं, तो फिर उसमें ये लोग हमारी हेल्प करते, ये उसको आगे बढ़ाते, ये उसकी बिल पेश करते जी। ये बाकी सब जो बातें बोल रहे हैं वो सभी नहीं बोलते। कई बात मैं जवाब देना चाहता हूं मेरे बीजेपी साथी की। जी उन्होंने बात की आज लाल चौक में फोटो खींच सकते हैं, राहुल जी उधर पे जा सकते हैं, तो भी जाके देखिए कैमरा जो आपका मीडिया पर्सन उधर पे दिखा रहा है आपको, खाली घंटाघर जो दिखा रहा है वहां पे जो जिसपे लाइटें लगी हुई है जहां पे फोटो खिंचाई जाते हैं, उसके आजू बाजू में कितनी आर्मी की गाड़ियां लगी है और कितनी पुलिस की गाड़ियां लगी है जी। अगर आप उसको कहते हैं नया कश्मीर, तो मेरे हिसाब से मोदी जी की देन है ये नई कश्मीर। अगर आप यहाँ पे आएंगे, स्कूल ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको बंकर ज्यादा मिलेंगे। रोड में आपको हाईवे जो नेशनल हाईवे है उस पे आपको रोक के चलना पड़ेगा। अगर वहां से पुलिस की एक गाड़ी निकलती है, जो साइड वाली कानवाई होती है, जो साइड वाला ट्रैफिक होता है, उसको रोका जाता है। उसके बाद 15-20 मिनट आपको उधर पे रोका जाता है। उसके बाद अगर उसको आप नया कश्मीर बता रहे हैं तो मुबारक हो मोदी जी को, नया कश्मीर।
ऐसा नया कश्मीर है उनका, उनको मुबारक हो। ये तो पुलवामा की घटना के बाद से हुआ है कि कैनवाई के कैनवाई जब चलती है तो रोक दिया जाता है। देखिए नहीं कानवाई अपना टाइम रहता है, कानवाई जैसे चलती है उस टाइम पे ट्रैफिक रोका जाता है। लेकिन अभी अगर आप जाएंगे कोई नॉर्मल अगर वीआईपी गाड़ी पुलिस की गाड़ी होगी उस पर भी आपको ट्रैफिक, मैं रोज आता जाता हूँ, तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, इसी बात के लिए आपको नहीं बताऊंगा। आप बता रहे हैं कि वहाँ के यहाँ के जो हालात सुधर गए हैं, या आप उठा देखिए 2000 के चुनाव में तो यहाँ का हमारा साहब से एक सवाल का तो उत्तर दे दीजिए, गुलाम नबी के न रहने पे नुकसान हो रहा कि फायदा हो रहा? देखिए गुलाम आजाद जब पार्टी में थे उन्होंने तब भी कोई मेरे हिसाब से इलेक्शन नहीं जीता था। कहीं पे उनको कांग्रेस की देन थी, सब कुछ जो भी बनाया उनको कांग्रेस ने ही बनाया जी। तो इसको मैं पॉलिटिकल खुदकुशी कहूंगा जी, जो उन्होंने की उसकी वजह से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ी। आजाद साहब उधर पे है चिनाब वैली में या नहीं है, कांग्रेस उधर पे फिर भी स्ट्रांग है, पहले भी स्ट्रांग था, अभी भी स्ट्रांग है। नए लीडर्स आए, नए फेस आए, उनको जगह मिली, वो सामने आए, वो लड़ रहे हैं इलेक्शन और जीतेंगे। चलिए, आजाद साहब लड़ रहे हैं कहीं से? मेरे हिसाब से नहीं, जहां तक मेरे इन्फॉर्मेशन है आजाद साहब कहीं से नहीं लड़ रहे। वो तो कैंपेनिंग के लिए भी, अपनी पार्टी के कैंपेनिंग के लिए नहीं आए जी। अजय त्रिपाठी जी, कांग्रेस से सवाल करना है, बीजेपी से कोई सवाल के पास किसी से करना हो? नहीं, बस बीजेपी से बस एक सवाल छोटा सा था कि वो जो बार बार बात कही जा रही है स्टैंड जो 370 को लेके स्टैंड खेमचंद जी हो रहा है, बार बार वो कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम बना के भेजेंगे। ये बात पब्लिक को कैसे कन्वे हो पाएगी कि ये जो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो पाएगा? अमित शाह जी, मोदी जी बोल जरूर रहे हैं, पर पब्लिक कैसे कन्वे हो कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो ऐसा नहीं हो पाएगा? टेक्निकली, लीगली उनको कैसे ये बताया जा सकेगा? खेमचंद जी देखिए, जो संसद के द्वारा जो नहीं हुआ था 370 संसद के द्वारा नहीं इंप्लीमेंट हुआ था, वो टेम्पररी अरेंजमेंट था जिसको चुपका दिया गया परमानेंट करके। संसद के द्वारा प्रॉपर प्रोसीजर अपना के सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर वैलिडिटी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है और उसको हटाया गया है। संसद के द्वारा ही पुनः लगाया जा सकता है और संसद में जब तक भारतीय जनता पार्टी नेशनलिस्ट मौजूद हैं तब तक ऐसा काम नहीं होगा। तो ये हम बता रहे हैं कि ये वापस नहीं हो सकता। दूसरा, अभी कांग्रेस के मित्र किस तरीके से बातें कर रहे थे, उससे ये एक बात साफ जाहिर होती है कि वो पचा नहीं पा रहे हैं कि आज शांति स्थापित हुई है। अगर कुछ प्रोटोकॉल्स स्थापित किए गए हैं और उस प्रोटोकॉल की वजह से शांति स्थापित हो रही है, उग्रवादियों को मौके नहीं मिल रहे, उग्रवादी असुसाइड हैं, उग्रवादी वहां पे घटनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और इनको लेकर इनको दुख होता है, मतलब क्योंकि अब सिक्योरिटी फोर्सेज पे वहां पे अटैक कम हो रहे हैं, ना के बराबर हो पा रहे हैं, तो इनको दुख हो रहा है। आज वहां पे लाखों सैलानी जा रहे हैं तो इनको दुख हो रहा है। क्या लाखों सैलानी के साथ एक एक आर्मी वाला जा रहा है? नहीं, वो जा रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी भी फ्रीली गए। क्या राहुल गांधी जी के साथ हमेशा आर्मी वाले उनके आसपास हर जगह घूमते रहे? क्या नहीं? और आर्मी तो वही थी। राहुल जी तो आपके होम मिनिस्टर भी लाल चौक पे डटे थे। होम मिनिस्टर साहब वही आपकी इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी वो इम्प्लीमेंटेशन खराब थी। आप वरिष्ठ हो, आप बोले मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, तो आज सवाल का मैं जवाब आपको दे रहा हूँ, सभी एंगल से साफ साफ दिखता है। शाह साहब मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास, उनकी बात आ जाए। शाह साहब मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा। सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुरक्षित, शांतिपूर्ण विकसित कश्मीर बन रहा है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा स्वप्न है, बना के रहेंगे। और आज जोरदार तरीके से डेमोक्रेसी का उत्सव जम्मू कश्मीर में चल रहा है। ये पूरे विश्व के लिए, भारत की छवि के लिए बहुत अच्छा है और हम इसके लिए अपने वोटर्स को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। रिजल्ट अच्छे आएंगे और रिजल्ट पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ये भी हमारी पार्टी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी सत्ता में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से जोरदार वोटिंग के माध्यम से सेल्फ मोटिवेटेड यूथ जो एज ए लीडर भी आ रहा है, वोटर भी आ रहा है, एज ए प्रचारक भी आ रहा है, हर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी पार्टी की है। शर्मा जी, क्या आपकी पार्टी नहीं, सरकार नहीं बना पाती तो भी साधुवाद है? ऐसा अगर मगर नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है हम सरकार बनाएंगे। जो होगा, रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता, वो जनता जनार्दन के हाथ में होता है। जो रिजल्ट आएगा उसका हम स्वागत करेंगे और हम हमेशा स्वागत करते रहे। हम तो तभी स्वागत करते थे जब हम 2 में पहुंचे, और हम लोग जब सत्ता में आए तब भी तो हम तो ये कहते हैं कि हम तो ट्रस्टी हैं, हम तो चौकीदार हैं, हम मालिक नहीं हैं। तो जनता का जो आदेश होगा, जनता का जो आशीर्वाद होगा, उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जो हमें इनपुट मिल रहे हैं
और हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और हमने जो काम किया उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार बने। चलिए शाह साहब शर्मा जी बोल रहे थे कि हम बीच में नहीं बोले, चलते चलते आपसे ये भी सवाल, अगर सवाल हमारा एक सुन लीजिए शाह साहब, मेरा सवाल है 22 तबे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने में थोड़ा बहुत दूर रह जाते हैं, तो क्या बुखारी साहब की पार्टी यानी पीडीपी को आप लोग अपने में लाएंगे बीजेपी को दूर करने के लिए? तो देखिए, वो तो हाईकमांड का डिसीजन होगा, वो तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वो तो सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा। अगर कभी पार्टी को लगता है, कांग्रेस को लगता है, तभी वैसे करके राहुल जी को तभी लगेगा तो वो कर सकते हैं जी। तो या तो नहीं कर सकते या तो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। वो तो उनकी मतलब हदूद में है, वो तो उनकी हाथ में है, उनका जो भी चाहे तभी कर सकते हैं जी। एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि राहुल जी निडर लीडर है, इसीलिए वो कश्मीर के कोने कोने में गए। आपके अमित शाह जी जम्मू में 7-7 रैलियां कर रहे हैं कश्मीर के, वो कश्मीर के अंदर एक भी रैली नहीं की। मोदी जी ने यहाँ पे रैली की कश्मीर में, श्रीनगर में। उनमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जबरदस्ती लाया गया, घसीटा गया, उनको बोला 1 महीने की सैलरी खाई जाएगी अगर आप अफेयर नहीं हो जाओगे। इनके पास ग्राउंड वर्कर तक नहीं है, ये बात कर रहे हैं इलेक्शन जीतने की। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ 5 से 7 सीटों से ज्यादा बीजेपी इस बार लेने वाली नहीं है। बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर से आउट होने वाली है और क्लीन बोल्ड होने वाली है। जम्मू और कश्मीर में इसके पहले थे भी नहीं, एक ही बार तो आपके समर्थन में बनी थी सरकार पीडीपी के, वो तो पहले भी नहीं सरकार में रही। वो तो पीडीपी के, वरना भी वो यहाँ पे नहीं थे, वो तो सही बात है। तभी पीडीपी ने ही उनको यहाँ पे एंटर करवाया और उन्होंने अपनी बात में आपको बताता हूँ, जो बीजेपी के तोड़ने का एजेंडा है वो उसमें उन्होंने वो दिखाया, वो रंग दिखाया उन्होंने उसके बाद। जी देखिए, राज्य का दर्जा आपको नहीं मिलता जम्मू कश्मीर को, तब तक तो एलजी की ही चलनी है सरकार। राहुल जी ने कल भी अपने भाषण में कहा कि अगर हमें सड़कों पे आना पड़े हम आएंगे और जरूर आएंगे। हम सभी कार्यकर्ता, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हमें अगर सड़कों पे ही सोना पड़े हम सोएंगे। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता, स्टेटहुड वापस नहीं मिलता, तब तक हम सड़कों पे बैठेंगे। तो कांग्रेस की अगर इतनी मजबूत स्थिति थी तो आपने अलायंस क्यों किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से? देखिए, अलायंस तो बना हुआ था, इंडिया अलायंस। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इसलिए अलायंस नहीं किया कि वो हम कमजोर थे, हम ये थे। उससे पहले इंडिया अलायंस बना हुआ था, तो हाईकमांड ने फैसला लिया कि इंडिया अलायंस के साथ ही जाएंगे, तो इंडिया अलायंस के साथ ही हम गए। और जिस किसी सीट पे भी हम लड़ रहे हैं, कांग्रेस जिस किसी सीट पे लड़ रही है, डेफिनेटली हम वो जीतेंगे। आप अनंतनाग की बात करें, आप जिनसर की बात करें, आप त्राल की बात करें, आप दूरू की बात करें, या तो आप श्रीनगर की बात करें, वो उनपे चुनाव हो चुके हैं और हमारे हक में वहां के नतीजे आएंगे। जो भी हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो हमारे हक में आ रहे हैं। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया, लेकिन आपको याद दिला दें यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कभी एनडीए के साथ भी रही है, बीजेपी के साथ भी रही है। चलते चलते रजत त्रिपाठी जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी। कुल मिलाकर के कर सरकार किसकी बनती है तो भविष्य आएगा, बेहतर हो सकता है, लेकिन ये बेहतर है कि वोटिंग हो रही है और वहाँ का जमहूरियत का जो एक असली कैरेक्टर होता है वो साफ दिखाई पड़ा जम्मू कश्मीर दोनों जगह पे। निश्चित रूप से बीजेपी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है, सब कह रहे हैं और हम भी मानते हैं कि उसको एक स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि बीजेपी भी 1-2 साल बाद जब भी स्थितियां बदलेंगी उसको स्टेटहुड देने से बैकफुट पर नहीं जाएगी, भले ही उसमें सारे सिस्टम बदल जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर को बहुत दिन तक बिना राज्य के दर्जे के नहीं रखा सकता और उसको देना ही पड़ेगा और देंगे ये लोग भी, ये मुझे उनकी बातचीत लगता है। लेकिन ये तय है कि लास्ट फेज की वोटिंग जो 1 तारीख को है उसमें भी ऐसे बेहतर परफॉर्म करें, ईमानदारी से वोटिंग हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान की होगी, अकेले कश्मीर की नहीं। चलिए, समय भी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद अहमद साहब आपका, बुखारी साहब आपका, शाह साहब आपका और खेमचंद जी आपका, और त्रिपाठी जी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की जम्मू कश्मीर के सियासी संग्राम की, जहां कश्मीर घाटी की जनता ने बम्पर मतदान कर जमहूरियत को मजबूत किया है, तो दूसरी तरफ जम्मू में हुई कम वोटिंग ने राजनीतिक पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है, खासकर बीजेपी, क्योंकि जम्मू रीजन में कश्मीर पंडितों की तादाद ज्यादा है और बीजेपी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और उनकी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर ही चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि अभी तीसरे चरण की 40 सीटों पर मतदान बाकी है, जिसे लेकर सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।